अगर मैं कहूं कि किसी इंसान को जानबूझकर मार देना कानून की नज़र में हमेशा मर्डर नहीं होता, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। बिल्कुल। क्योंकि हमारा आम दिमाग तो यही कहता है कि अगर किसी ने दूसरे की जान ले ली तो बात खत्म, वो मर्डर है। वही तो। पर कानून की दुनिया में एक कत्ल की सज़ा 10 साल भी हो सकती है और फांसी भी, क्योंकि फैसला सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि क्राइम सीन पर क्या हुआ, बल्कि इस बात पर होता है कि उस वक्त दिमाग के अंदर क्या चल रहा था। राइट। ये एक मेडिकल डायग्नोसिस की तरह नहीं है। जैसे एक ब्रोकन बोन का एक्सरे आपको एक क्लियर व्हाइट लाइन दिखाता है कि हाँ, हड्डी टूटी है या नहीं। बाइनरी होता है। हाँ, ट्रू। लेकिन क्रिमिनल लॉ में, खासतौर पे किसी की जान लेने जैसे संगीन जुर्म में, अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक लैंडस्केप को देख रहे होते हैं जो सच में बहुत मर्की है। बिल्कुल सही कहा। तो इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा मिशन भारत के क्रिमिनल लॉ के सबसे बड़े और सबसे कंफ्यूजिंग सवाल को सुलझाना है कि कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानववध और मर्डर यानी हत्या, इनके बीच आखिर क्या फर्क है। और इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि 1860 के पुराने आईपीसी को बदलकर जो नया बीएनएस लाया गया है, भारतीय न्याय संहिता, उसने इन कानूनों को आज के समाज के हिसाब से कैसे अपडेट किया है। एग्जैक्टली। इस चर्चा के लिए हमारे पास लीगल एकेडमीज के नोट्स, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एनालिसिस और कुछ लैंडमार्क हिस्टोरिकल केसेस का पूरा खजाना है। तो चलिए इस मुद्दे को खोलकर समझते हैं। लॉ की दुनिया में यह अक्सर कहा जाता है कि इन दोनों क्राइम्स के बीच का फर्क शेड्स ऑफ ग्रे जैसा है। हाँ, क्योंकि दोनों में एक इंसान की जान जाती है, दोनों में मेंस रिया गिल्टी माइंड या इरादा होता है, फिर भी सजा में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। तो एक जज एक एक्ट को मर्डर और दूसरे को कल्पेबल होमिसाइड कैसे मानता है? बेस रूल क्या है इसका? इसको समझने के लिए सबसे पहले उस बेसिक रूल पर आते हैं जो लॉ स्कूल्स के पहले साल में सिखाया जाता है। स्टेट ऑफ एपी वर्सेस आर पुन्नैया 1976 का एक बहुत मशहूर केस है। इसमें एक बहुत क्लासिक कोट है, कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस, मर्डर इज स्पीशीज। ओके, जीनस और स्पीशीज थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, तो इसे अगर सिंपल भाषा में समझें तो। हाँ, इसे एक अम्ब्रेला एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए कल्पेबल होमिसाइड एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है। उस अम्ब्रेला के अंदर हर वो एक्ट आता है जहां एक इंसान दूसरे की जान लेता है, किसी गलत इरादे या लापरवाही के साथ। राइट। अब उस बड़ी अम्ब्रेला के ठीक बीच बीच एक छोटा, बहुत डार्क और खतरनाक हिस्सा है, वो है मर्डर। यानी हर मर्डर असल में कल्पेबल होमिसाइड तो होता ही है, लेकिन हर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता। अच्छा, मतलब सबसे बड़ा सर्कल कल्पेबल होमिसाइड का है और उसके अंदर एक छोटा सर्कल मर्डर का है। एग्जैक्टली। अब बीएनएस सेक्शन 100 की बात करें, जो पुराना आईपीसी 299 था, वो कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करता है। यहाँ कीवर्ड है लाइक्लीहुड, यानी संभावना। संभावना, ओके। हाँ, जब कोई किसी को ऐसी चोट पहुंचाता है जिससे मौत होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड है। लेकिन बीएनएस सेक्शन 101, जो पहले आईपीसी 300 था, वो मर्डर को डिफाइन करता है। यहाँ प्रोबेबिलिटी का खेल पूरी तरह बदल जाता है। तो वहां प्रोबेबिलिटी नहीं, सर्टेनिटी आ जाती है। बिल्कुल। मर्डर में इंटेंशन या इरादा इतना पुख्ता होता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर यानी सामान्य परिस्थितियों में मौत आना तय है। इसे एक ड्राइविंग एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए मैं गाड़ी लेकर एक भीड़ भारी मार्केट में आंख बंद करके फुल स्पीड में ड्राइव करने लगूं। दैट्स अ टेरिबल आइडिया। राइट। मुझे मरना किसी को नहीं है, लेकिन मुझे नॉलेज है कि मेरी इस हरकत से किसी की जान जा सकती है। हाँ। ये लाइक्लीहुड है, अगर कोई मरता है तो ये कल्पेबल होमिसाइड होगा। क्योंकि आपका इरादा किसी एक को टारगेट करना नहीं था, बस आप रेकलेस थे। वही तो। लेकिन अगर मैं सड़क पर खड़े किसी एक स्पेसिफिक इंसान को टारगेट करके पूरी स्पीड में गाड़ी उस पर चढ़ा दूं, यहाँ मौत निश्चित है, ये मर्डर है। ओह वाओ, ये तो काफी क्लियर डिस्टिंक्शन है। इस थिन लाइन को एक रियल हिस्टोरिकल केस लॉ से समझते हैं। रेग वर्सेस गोविंदा, साल 1876 का एक बहुत ही ऐतिहासिक केस है। हाँ, ये केस बहुत फेमस है लॉ सर्कल्स में। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हुआ था। एक पति ने गुस्से में अपनी पत्नी को लात मारी और छाती पर दबावदार मुक्के मारे, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग हुई। पत्नी का स्प्लीन यानी तिल्ली फट गया और उसकी मौत हो गई। अब आम तौर पर लोग सोचेंगे कि लात मारी और औरत मर गई,
ये तो क्लियर कट मर्डर है। जगह कि उसने जान ली है। लेकिन कोर्ट ने इसे मर्डर नहीं माना। इसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की कैटेगरी में रखा गया। वेट, सच में? क्यों? क्योंकि कोर्ट ने अक्यूज के दिमाग के अंदर चल रही साइकोलॉजी को डाइसेक्ट किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पति का मारने का डायरेक्ट इंटेंशन नहीं था। उसने कोई हथियार यूज नहीं किया। उसे शायद ये नॉलेज थी कि मुक्के मारने से गंभीर चोट लग सकती है, पर सामान्य तौर पर किसी को मुक्का मारने से मौत बिल्कुल तय नहीं होती। अच्छा, मतलब मौत उसकी स्प्लीन फटने जैसी स्पेसिफिक इंटरनल इंजरी से हुई, जिसका इरादा उसका नहीं था। एग्जैक्टली। इंटेंशन और नॉलेज की डिग्री मर्डर के लेवल तक नहीं पहुंची। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी को जान से मारने का सीधा इरादा ना हो तो उस पे कभी मर्डर का चार्ज लग ही नहीं सकता? बिल्कुल लग सकता है। कानून इतना आसान नहीं है कि कोई भी बोल दे मेरा इरादा तो मारने का था ही नहीं और वो बच जाए। इसके लिए विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 1958 का लैंडमार्क केस देखिए। इसमें एक व्यक्ति के पेट में भाला यानी स्पीयर घोंप दिया गया था। ओह, स्पीयर, दैट्स ब्रूटल। हाँ, तो अक्यूज ने डिफेंस दिया कि मेरा तो उसको जान से मारने का इरादा था ही नहीं, मैं तो बस चोट पहुंचाना चाहता था, मरना एक एक्सीडेंट था। ये तो काफी स्टैंडर्ड बहाना लगता है। वही तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां एक ब्रिलियंट लीगल टेस्ट दिया। कोर्ट ने कहा, हमें आपका इरादा नहीं जानना, हमें चोट को देखना है। अगर आपने ऐसी चोट पहुंचाई है जिससे आमतौर पर मौत हो ही जाएगी, जैसे पेट में भाला घोंप देना, तो कानून ये प्रिज्यूम करेगा कि आपका इरादा मर्डर का ही था। राइट, मतलब चाहे आप अपनी सफाई में जो भी कहानी सुनाएं, द इंजरी स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बिल्कुल। इन दोनों केसेस से क्लियर होता है कि एक्ट वही है, चोट पहुंचाना, लेकिन इंटेंशन, नॉलेज और इंजरी की सिवेरिटी तय करती है कि आप 10 साल के लिए अंदर जाएंगे या पूरी जिंदगी के लिए। सही बात है। तो अब इस सिनारियो को थोड़ा फ्लिप करते हैं। अब जब ये समझ आ गया कि इंटेंशन और नॉलेज मर्डर तय करते हैं, तो क्या कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं जहां किसी ने जानबूझकर हत्या की हो लेकिन फिर भी उसे कम संगीन जुर्म माना जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जानबूझकर मारा है तो मर्डर ही हुआ ना। लॉ एक ठंडी मशीन नहीं है। वो इंसानी इमोशंस और एक्सट्रीम सिचुएशंस को समझता है। इसीलिए बीएनएस सेक्शन 101 में 5 ऐसे एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो एक कंफर्म्ड मर्डर को मिटिगेट करके वापस कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में भेज देते हैं। यानी सजा कम हो जाती है। ये एक्सेप्शंस क्या हैं? इंसान अपना सेल्फ कंट्रोल पूरी तरह खो दे। केएम नानावती केस इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। नानावती केस, जहाँ एक नोबल ऑफिसर ने अपनी पत्नी के आशिक को मार दिया था। बिल्कुल। दूसरा एक्सेप्शन है प्राइवेट डिफेंस, जब कोई अपनी या अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करते हुए बिना किसी पहले की प्लानिंग के अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए। और तीसरा है पब्लिक सर्वेंट्स के लिए। पब्लिक सर्वेंट्स के लिए अलग नियम है? हाँ, अगर कोई सरकारी अधिकारी गुड फेथ में अपनी ड्यूटी कर रहा है, पर ड्यूटी करते वक्त उसे कानून का दायरा क्रॉस हो जाए और किसी की जान चली जाए। मेक सेंस। और चौथा है सडन फाइट। कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, अचानक झगड़ा हुआ और बिना किसी क्रूरता या क्रुएलिटी के मौत हो गई। और पांचवा थोड़ा अजीब लग सकता है, कंसेंट, यानी कोई अपनी खुद की मौत के लिए सहमति दे दे। हाँ, अगर 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति पूरे होश में अपनी मौत का रिस्क लेने को तैयार हो जाए। वाओ। इन 5 एक्सेप्शंस का होना ही कोर्ट्स में सबसे लंबी एविडेंशियरी बैटल का कारण बनता होगा, क्योंकि मर्डर की सजा तो फांसी या उम्र कैद है। पर अगर एक लॉयर इन एक्सेप्शंस को साबित कर दे तो क्या होता है? तो केस बीएनएस 105 में स्लाइड हो जाता है और सजा घटकर 10 साल या स्पेसिफिक केसेस में उम्र कैद रह जाती है। लॉयर की पूरी कोशिश यही होती है कि केस को इन एक्सेप्शंस के अंदर लाया जाए। अब यहाँ एक नैरेटिव शिफ्ट आता है। आईपीसी ने लगभग 160 सालों तक देश को चलाया, लेकिन नया बीएनएस सिर्फ सेक्शंस के नंबर नहीं बदल रहा, ये कानून को ज्यादा ह्यूमेन और आज के समाज के हिसाब से अनुकूल बना रहा है। राइट। स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत क्लियर हैं। पहले आईपीसी 300 में भारी भरकम अंग्रेजी टर्म्स होते थे। सेकेंडली, थर्डली, अब बीएनएस 101 में सिंपल ABCD क्लॉजेज है, जिससे कानून पढ़ना आसान हो गया है। एक बहुत बड़ा बदलाव बीएनएस 104 में भी हुआ है, आई थिंक, लाइफ कॉन्विक्ट्स को लेकर। हाँ, पुराने आईपीसी 303 में एक काफी ड्रैकोनियन रूल था। अगर कोई पहले से उम्र कैद काट रहा कैदी मर्डर करता था, तो जज के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मैंडेटरी डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा तय थी, जो कि जज से उनका अपना माइंड अप्लाई करने का हक छीन लेता था। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था।
अब BNS 104 इसे ह्यूमेन बनाता है और नेचुरल लाइफ तक जेल का एक लंबा ऑल्टरनेटिव देता है। फांसी अब एकमात्र रास्ता नहीं रही। ये काफी प्रोग्रेसिव लगता है। पर मौत हमेशा इरादे से या गुस्से से नहीं होती। लापरवाही या नेग्लिजेंस भी एक बड़ा फैक्टर है। सही बात है। डेथ बाय नेग्लिजेंस को नए BNS 106 में पूरी तरह रीडिफाइन किया गया है, जिसमें BNS 106 सबसेक्शन 2 में हिट एंड रन के केसेस के लिए 10 साल तक की सख्त सजा का प्रावधान है। रिमेंबर, इस पर काफी विरोध हुआ था ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और ट्रक ड्राइवर्स द्वारा। उनका पॉइंट था कि अगर वो एक्सीडेंट के बाद रुकें तो भीड़ यानी मॉब उन्हें वहीं पीट कर मार देगी। और ये डर टोटली वैलिड है क्योंकि मॉब जस्टिस एक रियलिटी है। लेकिन कानून का फोकस यहाँ विक्टिम पर है। एक्सीडेंट के बाद गोल्डन आवर में विक्टिम को मेडिकल मदद चाहिए होती है। तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? लॉ कहता है अगर आपको भीड़ का डर है तो आप वहां से हट जाइए, लेकिन ठीक बाद में जाकर पुलिस या मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट जरूर कीजिए। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते और भाग जाते हैं तभी आप पर वो 10 साल की सख्त सजा अप्लाई होगी। ये काफी बैलेंस्ड अप्रोच है। और नेग्लिजेंस की बात करें तो मेडिकल प्रोफेशनल्स का भी डर होता है। डॉक्टर्स रोज मौत और जिंदगी के फैसले लेते हैं। यह लॉ ने जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस से इंस्पिरेशन ली है। उस केस में ऑक्सीजन ना होने से एक पेशेंट की मौत हुई थी। कोर्ट ने क्लियर किया कि एक डॉक्टर की आम लापरवाही और ग्रॉस नेग्लिजेंस में फर्क होना चाहिए, वरना तो कोई डॉक्टर क्रिटिकल केसेस को हाथ ही नहीं लगाएगा डर के मारे। वही जो। इसीलिए BNS 106(1) में रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन है। उनकी लापरवाही पर मौत होने पर मैक्सिमम सजा 2 साल फिक्स की गई है, जबकि आम इंसान के लिए ये 5 साल है। अच्छा, तो डॉक्टर्स के लिए सजा कम रखी गई है ताकि उनका डर कम हो। अब हिट एंड रन में जिस भीड़ के डर की हमने बात की, उससे समाज की एक भयानक सच्चाई बाहर आती है, मॉब लिंचिंग। ओह यस, पुराने IPC में मॉब लिंचिंग के लिए कोई सीधा कानून नहीं था। पुलिस इन केसेस को नॉर्मल मर्डर या राइटिंग में बुक करती थी, जिससे क्राइम का जो हेट मोटिव था वो छिप जाता था। पर अब BNS 103(2) में इसको अलग से रिकॉग्नाइज किया गया है ना? हाँ, भारत के लीगल इतिहास में पहली बार अगर 5 या उससे ज्यादा लोगों का ग्रुप किसी की जाति, धर्म, सेक्स, भाषा या बिलीफ्स के आधार पर उसकी हत्या करता है तो उस ग्रुप के हर मेंबर को फांसी या उम्र कैद हो सकती है। ये तहसीन एस पूनावाला केस में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख का नतीजा है। उन्होंने मॉबोक्रेसी के खिलाफ आवाज उठाई थी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ सजा बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये कानून द्वारा हेट क्राइम्स की पहचान है। कानून अब मान रहा है कि भीड़ जब किसी का कत्ल करती है तो वो पूरे समाज के ताने बाने पर हमला है। सही कहा। तो ये थी जिंदगी और मौत की बात। लेकिन कानून बॉडीली ऑटोनॉमी यानी शरीर के खिलाफ होने वाले दूसरे अपराधों को भी पूरी अहमियत देता है। बिल्कुल। BNS का चैप्टर 6, जो पुराना चैप्टर 16 था, इन बॉडीली क्राइम्स को कवर करता है, जिसमें सबसे कॉमन है हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट मतलब गंभीर चोट। पर लॉ किस चोट को गंभीर मानता है? कानून के लिए इमोशंस नहीं, पैरामीटर्स मैटर करते हैं। ग्रीवियस हर्ट के सिर्फ 8 स्पेसिफिक क्लॉजेस डिफाइन किए गए हैं, जैसे आंख या कान की रोशनी हमेशा के लिए चली जाना, हड्डी टूटना या ऐसी चोट जिससे विक्टिम 15-20 दिनों तक अपना सामान्य काम न कर सके और सीवियर पेन में रहे। मतलब अगर इन 8 पैरामीटर्स के बाहर की चोट है तो कानून उसे सिंपल हर्ट मानेगा, चाहे वो देखने में कितनी बुरी क्यों ना लगे। एग्जैक्टली। इसके आगे बढ़े तो फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट आते हैं, BNS 128 से 131। सिर्फ फोर्स यानी बल का इस्तेमाल करना अपने आप में क्राइम नहीं है। जैसे अगर कोई चक्कर खाकर गिर रहा हो और आप उसको बचाने के लिए जोर से खींच लें, वो तो फिजिकल फोर्स हुआ, पर क्राइम नहीं। राइट। लेकिन जब वही फोर्स बिना सहमति के गलत इरादे से डराने या बेइज्जती करने के लिए इस्तेमाल हो तो वो क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। और असॉल्ट क्या है? क्या उसमें छूना जरूरी है? जैसे अगर कोई आपसे दूर खड़ा होकर किसी खूंखार कुत्ते की जंजीर खोले और धमकी दे कि मैं इसको अभी छोड़ दूंगा, कुत्ता आप तक पहुंचा नहीं है पर डर बैठ गया, ये असॉल्ट है। हाँ, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। इसके बाद आती है इंसान की आजादी, राइट टू मूवमेंट, जिसके 2 ऑफेंसेस हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रिस्ट्रेंट और कन्फाइनमेंट में क्या डिफरेंस है? BNS 126 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, मतलब किसी को किसी एक स्पेसिफिक रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकना जहां जाने का उसे हक है। जैसे रास्ते में ब्लॉक खड़ा कर देना, आप पीछे जा सकते हैं पर आगे नहीं, ये पार्शियल ब्लॉक है। और कन्फाइनमेंट, BNS 127, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इससे ज्यादा संगीन है।
इसका मतलब है किसी को 4 दीवारों के बीच कैद कर देना, निकलने का कोई रास्ता ना देना। कानून इस फुल ब्लॉक को ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से ट्रीट करता है। और इस आज़ादी को छीनने का सबसे बड़ा फॉर्म किडनैपिंग और अबडक्शन है। BNS 137 के तहत किडनैपिंग दरअसल उस माइनर बच्चे के खिलाफ जुर्म से ज्यादा उसके लीगल गार्डियन के अधिकार के खिलाफ जुर्म है। अच्छा, मतलब पेरेंट्स या गार्डियन के खिलाफ। बिल्कुल। और इसमें एक टर्म आता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, मतलब कानून कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनेगा। अगर किसी माइनर को गार्डियन की परमिशन के बिना ले जाया जाता है तो उस बच्चे की सहमति यानी कंसेंट का कानून की नजर में रत्ती भर भी मोल नहीं है। वेट, चाहे बच्चा अपनी मर्जी से ही क्यों ना गया हो? एग्जैक्टली। चाहे बच्चा खुशी से साथ मूवी देखने गया हो, उसने खुद आपको बुलाया हो, कानून इसे किडनैपिंग ही मानेगा, क्योंकि लॉ मानता है कि माइनर भले बुरे की समझ नहीं रखता। वहीं दूसरी तरफ अबडक्शन, जिसे BNS 138 कहते हैं, उसमें उम्र का कोई बैरियर नहीं है। ये किसी अडल्ट के साथ भी हो सकता है। इसमें कंसेंट नहीं बल्कि जबरदस्ती या धोखे से ले जाना मैटर करता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर के टॉप पर आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, BNS 143। हाँ, और नई अपडेट ये है कि अब भीख मंगवाने यानी बेगरी को भी लीगली शोषण और ट्रैफिकिंग का हिस्सा माना गया है। विशालजीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया था कि ट्रैफिकिंग को एक ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच से देखना पड़ेगा, पॉवर्टी और मजबूरी को समझते हुए। इसीलिए BNS सख्त है कि अगर इन ट्रैफिकिंग चेन्स में कोई भी सरकारी अधिकारी शामिल पाया जाता है तो उसे सीधा आजीवन कारावास की सजा होगी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है? IPC की पुरानी 1860 की किताब से निकलकर BNS 2023 तक का ये सफर सिर्फ पेपर पर सेक्शंस के नंबर बदलने का एक्सरसाइज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कॉलोनियल पनिटिव सिस्टम जो सिर्फ कंट्रोल और सजा देने पर फोकस करता था, उससे निकलकर एक स्वदेशी न्याय केंद्रित सिस्टम की तरफ एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। हाँ, और तो बच्चों के खिलाफ अपराधों को प्रायोरिटी देना, मॉब लिंचिंग को रिकॉग्नाइज करना, ये सब दिखाता है कि कानून समाज के साथ इवॉल्व हो रहा है। लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा फिलोसॉफिकल सवाल दिमाग में आता है। BNS ने किताबों में तो कानून को आसान और क्लियरली स्ट्रक्चर्ड बना दिया, क्लॉजेस आ गए, पनिशमेंट्स क्लियर हो गई, पर असली चुनौती तो ट्रायल कोर्ट्स में इसे प्रैक्टिकली लागू करने की है ना? वही तो। सोचिए, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच जमीन और आसमान का फर्क है, 10 साल या फांसी। और ये पूरा का पूरा फर्क एक इंसान के दिमाग में चल रहे मेंजरिया और इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर टिका है। और इंसान का दिमाग तो नेचुरली बहुत कॉम्प्लेक्स और क्योटिक होता है। तो एक ह्यूमन जज जिसकी अपनी समझ है, अपनी थकान और नेचुरल बायसेस हैं, वो आखिर रेट्रोस्पेक्टिवली किसी मुजरिम के दिमाग के अंदर घुसकर उस डिग्री ऑफ इंटेंशन को एक्यूरेटली कैसे मापता होगा? ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा लगता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और आज की दुनिया में जब न्यूरोसाइंस और AI ऐसी तरक्की कर रहे हैं जो कुछ साल पहले साइफाई लगती थी, तो क्या फ्यूचर में ऐसी कोई ब्रेन स्कैनिंग AI टेक्नोलॉजी आएगी जो कोर्टरूम में मेंस रिया को साइंटिफिकली और फ्लॉलेस तरीके से स्क्रीन पर साबित कर सके? ओह वाओ, माइंड रीडिंग AI इन अ कोर्टरूम। अगर ऐसा हो गया तो इंसान का बनाया ये कानून पूरी तरह एक ठंडे लॉजिक ड्रिवन मशीन के हाथ में चला जाएगा। एग्जैक्टली। क्या जस्टिस उस दिन ज्यादा परफेक्ट होगा या कोर्टरूम से इंसानी एम्पैथी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? ये सोचने के लिए एक टेरिफाइंग पर नया विषय है। शुरू में हमने एक्सरे मशीन की बात की थी। शायद जब तक ह्यूमन इंटेंशंस को पढ़ने वाली मेंटल एक्सरे मशीन इजाद नहीं हो जाती, तब तक मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड का डायग्नोस्टिक लैंडस्केप थोड़ा मर्की ही रहेगा। और हमारी इंसानी जांच पड़ताल और जज का विवेक ही न्याय तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन रास्ता रहेगा। लोग इस पर भी थोड़ा सोचिए जरूर। यहां तक इस गहरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।